ब्राइड वाला दिन है, रेडी होना है, उसके बाद तो मुंह धो लेंगे क्या पैसे वेस्ट हो जाएंगे 50,000 70,000 या जो भी आप चार्ज करते हैं डिफरेंट आर्टिस्ट। तो क्या ये फिलॉसफी रहती है? मतलब उन्होंने उतार देना है 5-6 घंटे बाद मेकअप, बट वो 5-6 घंटे फुल लाइफ टाइम की मेमोरी है। हाई प्रोफाइल मेकअप आर्टिस्ट है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। किसकी आप मुझे एक मैरिट और एक डीमेरिट प्लीज बताइए। मैं अच्छी चीजें ग्रैब कर सकती थी, मैं सिर्फ अच्छी चीजें ग्रैब करके लाई हूँ उनसे। बुरी तो सब में होती है। कुछ ऐसे स्किल्स जो हर मेकअप आर्टिस्ट के अंदर होनी चाहिए। बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए। स्पीड कितने ज्यादा मैटर करती है? हम पहले ही एक्सपर्ट कर देते हैं कि इतने ड्यूरेशन में आपको सब चीजें फाइनलाइज करना है। में आपको करना ही करना है। जो क्लाइंट है उसको समझने का तरीका होता है, वो कितना मैटर करता है? सबसे ज्यादा मैटर ही वो करता है। सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट तभी हो सकते हो जब आपके अंदर क्रिएटिविटी है। सो हाई एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। गाइस, आज हमारे साथ है मिस ऐश्वर्या सैनी, जिन्होंने अपने अर्ली 20s में मेकअप इंडस्ट्री में जर्नी स्टार्ट की। आज हम इनसे जानेंगे कि इस मेकअप इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है, क्या स्ट्रगल है, क्या सक्सेस स्टोरी है। आप जैसे बहुत से पर्सन होंगे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते होंगे। सो इनके थ्रू हम अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। थैंक यू मैम। सो ऐश्वर्या, सबसे पहले ये बताओ कि आप अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की इतनी अर्ली एज में? स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था इस लाइन में। जब से आई थिंक मैं +1 +2 में थी, तब से ही इस लाइन में मेरा इंटरेस्ट था। तभी से सीखना स्टार्ट कर दिया था। और आई थिंक इंटरेस्ट और पैशन की बात होती है, तो उसी से मेरा इस फील्ड में। ओके, तो आपने अप्रोक्सीमेटली 23 की एज में अपना मेकअप स्टूडियो सेटअप किया। सो ये स्टूडियो सेटअप करने के लिए आपको किसी ने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया? क्या जर्नी थी इसको सेटअप करने के लिए? स्टार्टिंग तो मैंने किया था अपने घर से एज अ फ्रीलांसर। ओके, ठीक है, तो फ्रीलांसिंग मैं करती थी। तो जब मैं फ्रीलांसिंग करती थी तब मेरे काम को बहुत अप्रिसिएशन मिला। ओके। तो मैंने थोड़ा सा, जब मुझे लोगों ने, आसपास के लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे काम को, मेकअप को, तो फिर मैंने अपना घर पे एक छोटा सा सेटअप किया था। तब लोगों को इतना नहीं पता था काम के बारे में, बट जब घर पे भी किया तो भी मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे काम को, सबको। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कर रही हूँ। तो फिर वहीं से ही मुझे मोटिवेशन मिला मेरे कस्टमर से। और तभी मैंने स्टूडेंट्स भी, जब मैं फ्रीलांसिंग करती थी घर पे, तभी स्टूडेंट्स बनने स्टार्ट हो चुके थे, लोग जुड़ने लगे थे मेरे साथ। तो मुझे समझ आ गया था कि अब फाइनली टाइम है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट हो गया था। मेरे पास रिपीटेटिव क्लाइंट्स थे जो आपको भी बोल रहे होंगे कि आप कुछ बड़ा करो, कुछ हाँ, आगे मुझे जाओ। रिपीटली सब मेरे स्टूडेंट्स और मेरे क्लाइंट्स जो रिपीटली आ रहे थे मेरे पास बार बार, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया बेसिकली कि आपका बहुत अच्छा काम है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे करो। फिर उसके बाद 1 साल 2 साल करते करते फिर मुझे लगा कि अब मैं फाइनली थोड़ा स्टेबल हो चुकी हूँ, मेरे कुछ परमानेंट क्लाइंट्स हो चुके हैं। तो फिर ओके। सो बहुत लोग सोचते हैं कि इस फील्ड में पैसा ही पैसा है। सो इस इंडस्ट्री के बारे में एक ऐसा परमानेंट मिथ जो लोगों के दिमाग में है। लोगों को लगता है कि बहुत पैसा एंड फेम है इस फील्ड में, जो कि सच भी है। बिल्कुल सच है कि पैसा भी है, फेम भी है, बट जो नहीं पता वो है हार्ड वर्क। राइट। ठीक है, तो हार्ड वर्क और पैशन और इंटरेस्ट, तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ ब्रश चलाना ही नहीं है इसमें। कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, बिजनेस स्किल, प्रोफेशनलिज्म, ये सब कुछ मैटर करता है। आपका रिलेशन आपके कस्टमर के साथ कैसा है। तो मुझे लगता है हर चीज में आपको परफेक्ट होना, तभी आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब रैंडमली यूट्यूब से सीखा एंड स्टार्ट कर दिया कुछ भी। स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, बट उसके बाद मैंने काफी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज किए। उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, प्रोफेशनलिज्म एक चीज होती है। और मतलब हार्ड वर्क भी बहुत लगता है। लाइक पूरा दिन खड़े रहना सुबह से शाम, पीक टाइम्स में, पीक सीजन में। तो हार्ड वर्क और क्रिएटिविटी, ये सब कुछ लगता है। सिर्फ एक ब्रश चलाना लोगों को लगता है कि इजी है, सीख लेते हैं एक कोर्स करके, मेकअप ही तो करना है, क्या है बड़ी चीज। बट नहीं, बहुत हार्ड वर्क है इस फील्ड में।
इसीलिए इसमें पैसा और फेम है, Fame क्योंकि है। इसमें बहुत हार्ड वर्क है। राइट। तो आपने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अगर ब्रश चलाना आता है या फिर आपको मेकअप करना आता है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसके सक्सेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, राइट। सो इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि बहुत लोग मेकअप सीख लेते हैं बट कुछ ऐसी स्किल्स होती है लाइक जिसको हम में से बोलते हैं एक पारखी नज़र होती है, एक टेस्ट होता है, अपनी जो क्लाइंट है उसको समझने का तरीका होता है, वो कितना मैटर करता है? सबसे ज्यादा मैटर ही वो करता है। Okay. मुझे लगता है ब्रश चला के कोर्स करके तो सब बैठे हैं यहाँ पे, 90% लोग बैठे हैं जिनको Right. मेकअप आता है और ब्रश चलाना आता है। बट मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट तभी हो सकते हो जब आपके अंदर क्रिएटिविटी है, एक आर्ट है और आप में समझने की शक्ति है कि सामने वाले को आपको क्या चीज देनी है, वो क्या चीज आपसे डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। कम्युनिकेशन अच्छी हो आपके क्लाइंट के साथ, रिलेशन अच्छा हो ताकि आप समझ पाओ कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे। तो जो आपका क्लाइंट के साथ रिलेशन है वो बहुत मैटर करता है कि आपका क्लाइंट क्या चाह रहा है। तो इससे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि जिस दिन ब्राइड आती है आपके पास रेडी होने के लिए, आप उस पर्टिकुलर दिन उस ब्राइड के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, नहीं, राइट। तो उस दिन कैसे डिसाइड करते हो कि ये पर्टिकुलर उसकी ड्रेस है या वो किस फील्ड से, लाइक वो मान लो कि हिंदू वेडिंग है उसकी या फिर वो सिख है, तो कैसे डिसाइड करते हो कि ये मेकअप होना चाहिए, ये स्टाइल होना चाहिए, ये दुपट्टे का स्टाइल होना चाहिए? कुछ एक्सपेरिमेंट आप उस दिन नहीं कर सकते और उनको कंफर्टेबल भी कराना है, तो कैसे डिसाइड करते? तो ये सब चीजें तो मैं पहले ही डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, मतलब ऑन द स्पॉट हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते किसी के इतने बड़े स्पेशल डे के लिए, ठीक है। तो हम पहले ही सब चीजें डिस्कस करके रखते हैं अपने क्लाइंट के साथ, उनका ड्रेस क्या होगा, कलर क्या है, ज्वेलरी क्या है, क्या डालने वाले हैं, कैसे कैरी करने वाले हैं दुपट्टा को। और कुछ लोग, बहुत सारी ब्राइड्स तो डेमो के लिए भी आती है लहंगा दुपट्टा लेकर कि हमें मतलब बताओ कि कैसा आप लुक क्रिएट करोगे उस दिन के लिए। मेकअप के डेमोज लेके जाते हैं कि हमारे उस दिन कैसा मेकअप रहेगा। तो ये सब चीजें तो पहले ही डिसाइड हो जाती हैं शादी से थोड़ा 1-2 दिन पहले कि फाइनली डिसाइड हो जाता है हमारा कि वेडिंग डे वाले दिन क्या करना है ताकि वो मैस ना क्रिएट हो उस दिन। और बाकी सेकेंड चीज, बाकी तो कैसा मेकअप रहेगा, कौन सा मेकअप रहेगा, वो तो अलग अलग कैटेगरीज है हमारी। हम सब क्लाइंट को पहले ही डिस्कस कर देते हैं अच्छे से, उनसे बात करके कि ऐसे ऐसे पैकेजेस हैं, ऐसे ऐसे मेकअप रहता है, ये स्टे रहता है या कुछ भी होता है। अलग अलग मेकअप है, HD है, एडवांस है, सिलिकॉन है, तो वो सब चीजें पहले डिस्कस हो जाती है। लेंसेज वगैरह का भी डिस्कस हो जाता है। मोस्टली आजकल 90-80 सब चीज पहले ट्रायल हो जाता है और ना मोस्टली सबको पता है आजकल सब एडवांस है, सबने सब कुछ करके देखा हुआ है। तो हम क्लाइंट से डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं पहले ही कि आप कौन से कलर के लेंसेज डालना प्रेफर करोगे। अगर नहीं किसी को मतलब समझ आता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं पता, उन्होंने कभी डाला नहीं, फर्स्ट टाइम होता है उनका, तो उनसे हम थोड़ा दिन पहले भी जैसे ट्रायल के बेसिस पे हम देख लेते हैं। तो ये आपकी बेसिकली स्ट्रेटजी रहती है कि ताकि वो ब्राइड को भी कंफर्टेबल रहे, उसको भी पता चले कि इसमें अगर इसको कुछ चेंजेस चाहिए तो भी आप मैनेज करें। सो आपने एक लाइन इसमें बोली थी कि आपके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं ऑफ कोर्स, और ये बोला जाता है कि एक मेकअप आर्टिस्ट दिन के 3,000 से लेकर 3 लाख तक अर्न कर सकती है, राइट। तो जो प्राइस के फैक्टर्स होते हैं ये किस बेसिस पर डिसाइड होते हैं, स्पेशली अगर कोई ऐसा यंग आर्टिस्ट आ रहा है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो अभी इस फील्ड में एंटर करने वाला है, तो उस हिसाब से कैसे अपने प्राइजेस डिसाइड किए जाते हैं? हाँ, ये तो सच बात है कि मेकअप फील्ड में मतलब पैसा बहुत है। 3,000 से 3 लाख भी लोग चार्ज कर रहे हैं आज के टाइम पे। बट ये डिपेंड करता है, एक तो लोकेलिटी पे डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ पे हो, आपका एरिया कैसा है आसपास का, तो एक तो उस चीज पे डिपेंड करता है। और एक्सपीरियंस आर्टिस्ट का, कितने सालों का एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है, वेल नोन आर्टिस्ट है, उसकी प्रोफाइल हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट है या मीडियम वाला आर्टिस्ट है, तो हर चीज पे डिपेंड करता है प्राइसिंग का। तो अगर अब बात की जाए जैसे 2 लाख 3 लाख पर डे वाला, वो चार्जेस मोस्टली मेट्रो सिटीज में जो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है वो लोग चार्ज करते हैं और उनको इजीली लोग पे भी करते हैं। और कोई लोकल एरिया हो जाता है, कोई स्मॉल लोकेलिटी है, वहां पर थोड़ा लोग नहीं पे करते इतना, बट ठीक है वहां पर भी आजकल अच्छा डिमांड है मेकअप का, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना जो स्पेशल दिन है वो बहुत अच्छा जाए।
एक एक्सपीरियंस्ड बंदे के हाथ में हो। तो अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस लाइन में, वेल नोन आर्टिस्ट हो आप, तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो। सो ये भी चीजें देखने को मिलती है कि कोई पर्टिकुलर ब्राइड चाहती है कि मान लो आपसे ही मेकअप करवाना चाहिए, आपकी टीम मेंबर से भी नहीं, और वो ये भी सुनने के लिए एग्री नहीं होते कि एक्सपीरियंस्ड है हमारा टीम मेंबर, उसको भी बहुत अच्छे से आता है, बट वो चाहती कि नहीं आप ही मेकअप करो। तो ये सब चीज कैसे हैंडल करते हैं? बहुत बार होता है, क्योंकि वो आए ही इसीलिए क्योंकि उन्हें हमसे मेकअप कराना है, हमारे नाम की वजह से आए हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि स्टाफ का कोई और मेंबर करे। बट आई थिंक ये मेरा और मेरे कस्टमर का एक रिलेशन होता है जिसमें कि मुझे उन्हें ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं कोई ऐसा सीनियर आर्टिस्ट नहीं दूंगी जो आपका मेकअप स्पॉइल करे। मैं एक ट्रस्टवर्दी सीनियर आर्टिस्ट से ही आपका मेकअप लुक कराऊंगी जो कि एग्जैक्ट मेरे जैसा ही आपको एक लुक देगा। उसमें भी अगर आपको कोई फिर भी डाउट है तो मैं यही स्टूडियो ही हूँ, आपको कुछ भी चेंज कराना है या कुछ भी है तो करा सकते हो। यूजुअली वैसे तो मैं 80% में खुद मेकअप करती हूँ सारे, बट अभी जैसे पीक सीजन टाइम होता है तो बुकिंग ज्यादा हो जाती है, तो फिर उनको थोड़ा ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि नहीं हमारे सीनियर आर्टिस्ट अच्छा करेंगे आपका। थोड़ा मुश्किल होता है बट मान जाते हैं वो लोग, क्योंकि फिर वो यही होता है मोस्टली। अभी तो यही हुआ था, फिर वो मुझसे पूछते हैं कोई और रेफरेंस दे दो जो आपके जैसा मेकअप करे। तो मैं कहती हूँ मेरा जैसा मेकअप मेरा स्टाफ ही करेगा। बिल्कुल। तो फिर ऐसे करके थोड़ा उन्हें ट्रस्ट दिलाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट अगर क्लाइंट के साथ बॉन्ड है तो फिर भी हो जाता है। मैंने मोस्टली अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छा रिलेशन रखा है स्टार्टिंग से, तो वो मुझ पे ट्रस्ट कर लेते हैं। यही मेन रोल है कि आपका एक अच्छा ट्रस्ट रिलेशन अपने कस्टमर के साथ होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में कुछ भी होता है सब चीजों में वो हम भी उनकी सुने और वो भी हमारी सुने। ग्रेट, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का, स्पेशली इस फील्ड में, कि आपका जो भी क्लाइंट है या जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है। क्योंकि हम कोई भी काम शायद एक छोटे ड्यूरेशन के लिए तो करने वाले नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन चलने वाला है, तो क्लाइंट्स के साथ कैसे हमारी डीलिंग है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कुछ कोर्सेज से रिलेटेड है। हम आजकल बहुत कोर्स देखते हैं कि एक दिन की क्लास है या एक हफ्ते की क्लास है, तो यूजुअली लोग सोचते हैं कि हम इतना ड्यूरेशन की जो कोर्सेज है वो करके प्रैक्टिस करके और हम अपना स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं, या हम लोग मेकअप में परफेक्ट हो जाएंगे। सो इसके पीछे क्या रियलिटी? एक दिन और एक हफ्ते वाली क्लास में तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक दिन और एक हफ्ते वाली क्लास सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं, इसी फील्ड में हैं। ठीक है, अगर कोई बिगिनर है तो मैं उसके लिए सजेस्ट करूंगी आप थोड़े लंबे टाइम वाले कोर्सेज ज्वाइन करें। लंबे टाइम वाले कोर्सेज में बेनिफिट्स ये हैं कि आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है वहाँ पर जाकर। तो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स वाले कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए, ताकि आपको पता चले क्लाइंट हैंडलिंग कैसे होती है, काम कैसे होते हैं, प्रोफेशनलिज्म कैसे होती है, डीलिंग कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, सब कुछ आप उनके साथ रह के सीख पाएँ। एक दिन और एक हफ्ते वाले कोर्स में आप ये सब चीजें नहीं सीख सकते। वो कोर्सेज सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए होते हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो कांस्टेंट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं कि अभी क्या फील्ड में नया क्या चल रहा है, वो सब चीजें सीखना चाहते हैं। उनके लिए 1 डे एंड 1 वीक वाली क्लासेस सही होती है। तो ये जो कोर्सेज स्पेशली जो हाई प्रोफाइल मेकअप आर्टिस्ट है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, इसकी आप मुझे एक मेरिट और एक डिमेरिट प्लीज बताइए। जैसे मैंने भी अभी रिसेंट में 2-3 आर्टिस्ट अच्छे वेल नोन आर्टिस्ट हैं, अभी रिसेंट में यूवी घई, आरुषि ओसवाल, इनकी मैंने क्लासेस लगाई हैं, साक्षी गुप्ता की। मेरिट तो ये है कि आपको मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छे वेल नोन आर्टिस्ट जो 10-15 साल से इस फील्ड में हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है उनसे जाके जब आप सीखते हैं, आपको एक नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, आपको समझ आता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है 10-12 सालों में जो आप नहीं कर पा रहे। और काफी कुछ सीखने को मिला मुझे, मैं गई हूँ, मैंने उनकी क्लासेस लगाई हैं, तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और डिसएडवांटेज तो मुझे कुछ लगता नहीं, अगर आप सीखने गए हो तो आप सिर्फ पॉजिटिव साइड्स ही लेके आते हो उनसे। तो नेगेटिव पॉइंट्स थे, बट मैंने उन पे इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखी, उनके पास गई हूँ मैं, मतलब मैंने सिर्फ अच्छा जो मैं अच्छी चीजें ग्रैब कर सकती थी, मैं सिर्फ अच्छी चीजें ग्रैब करके लाई हूँ उनसे।
बुरी तो सब में होती है, कुछ हाँ, कुछ ना कुछ कमी शायद हर चीज हर में आर्टिस्ट में होती होती है, और हम्म। वो तो इग्नोर करनी होगी, थोड़ी बहुत तो सब में बट होता अगर है। हमें कुछ पॉजिटिव चीज की तरफ हम ज्यादा फोकस करें तभी हम हर फील्ड में आगे निकल सकते हैं। हाँ, वो मतलब आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको पॉजिटिव चीज लेनी है या नेगेटिव पकड़ के बैठना है। मुझे Right. लगता है मैंने यूवी गई, आरुषि ओसवाल, इन सबसे अच्छी पॉजिटिव चीजें ली हैं, तो मैं इनका नेगेटिव वाला पॉइंट डिस्कस इग्नोर नहीं करती करती। हूँ। ठीक है, तो मेकअप आर्टिस्ट के पास एक मेन स्किल्स होते हैं मेकअप के, राइट? इसके अलावा कुछ ऐसे स्किल जो हर मेकअप आर्टिस्ट के अंदर होनी चाहिए। बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, सिर्फ मेकअप करना ही सब कुछ नहीं होता। मेकअप तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं। एक तो आपकी वही कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, पोलाइट, पेशेंस, सब कुछ होना चाहिए। पोलाइटनेस होनी चाहिए आपकी बात करने में, पेशेंस होना चाहिए कि कस्टमर क्या बोल रहा है वो समझने की शक्ति, पेशेंस लेवल होना चाहिए आप में, और प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए डीलिंग करने के लिए, राइट। और साथ में आपको मार्केटिंग स्किल्स आनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए। किसी का फेस देख के आपको पता होना चाहिए कि आपको इनको कैसा मेकअप देना है, क्या फाउंडेशन लगाना है, क्या आई मेकअप देना है, कौन सा लिप शेड देना है। ये नहीं कि मतलब मेकअप सीख लिया तो कुछ भी कर रहे हैं। कलर थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो ये सारी मेरे को लगता है ये सब स्किल्स होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ एक लुक कहीं से सीख लिया और मतलब बन गए, ये नहीं हो सकता। बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको पहले 2-3 साल गेन करना पड़ता है, सारी नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है, तब आप एक अच्छे थोड़े किसी एक लेवल के मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो अपने शहर में, अगर नाम बनाना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शायद मेकअप आर्टिस्ट हम अच्छे बन जाते हैं मेकअप सीख कर या प्रैक्टिस करके। स्पीड कितने ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि स्पेशली पीक सीजन में ये स्पीड वाला रोल आई थिंक सो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है। मेकअप करने की स्पीड हाँ बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि आपकी स्पीड मुझे लगता है तभी हो सकती है जब आप एक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हो। ठीक है, आप अगर बिगिनर हो तो आपकी स्पीड स्लो होती है, और स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी, जितना अच्छा स्पीड से आप मेकअप डिलीवर करोगे और मैनेजमेंट करोगे। कि आप मेकअप पीक सीजन की बात कर रही हूँ, पीक सीजन में क्या होता है कि वही हमारा अर्निंग सीजन होता है कि हमें इसी में ही सब अर्न करना है पीक सीजन में। तो आपकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अगर 20 मिनट में मेकअप कर रहे हो तो उसके बाद आपका स्टाफ कैसे बाकी चीजें, हेयर स्टाइल कैसे कर रहा है, ड्रेपिंग कैसे कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट, उन सब की भी स्पीड, मतलब ओवरऑल मुझे लगता है सारों की एक बॉन्डिंग, इकट्ठे स्पीड होना भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऐसा हाँ, टीम वर्क, एज टीम वर्क। ये नहीं है कि मैं 15-20 मिनट में मेकअप कर रही हूँ बट बाकी चीजों में इतना टाइम लग रहा है। तो हर चीज में, पीक सीजन में, हर चीज में हम पहले ही एक्सपर्ट कर देते हैं कि इतने ड्यूरेशन में आपको सब चीजें फाइनलाइज करना है, में आपको करना ही करना है। और वो आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ चीजें आ जाती हैं। अगर एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है आपके पास तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। सो आपकी फिल्म में मेकअप प्रोडक्ट्स कितने मैटर करते हैं, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड? कैसे एक पर्सन इस पे इन्वेस्ट करे या कौन से प्रोडक्ट्स वो यूज कर सकते हैं? मेकअप प्रोडक्ट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक पार्लर वाली मेकअप आर्टिस्ट और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में प्रोडक्ट्स का ही डिफरेंस है। एक पार्लर वाली जो प्रोडक्ट्स यूज करती है इसीलिए उसको पार्लर वाली आंटी कहते हैं, और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट इसीलिए है क्योंकि वो ब्रांड यूज करती है। तभी वो अपने मेकअप को बेच पाती है हाई रेट्स पे। तो ब्रांड्स तो बहुत मैटर करता है, और ब्रांड मैटर इसीलिए करता है क्योंकि ब्रांड जो होता है ना वो बहुत एक जो मेकअप लुक निकाल के देता है ना, उसका एक अलग ही लुक होता है। और नॉन ब्रांडेड हम चीजें यूज करते हैं बट उसका एक अलग लुक होता है। वो उतना अच्छा लुक, फिनिश लुक नहीं दे पाता वो एक नॉन ब्रांड चीज। तो मेरे हिसाब से ब्रांड बहुत ज्यादा मैटर करता है, और आजकल लोग भी ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पे आते ही सबसे पहले डिमांड होता है डियोर, शिनेल, ये सब के फाउंडेशंस डिमांड होते हैं आजकल। तो उससे नीचे तो कोई पूछता ही नहीं। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो तो आपके पास ब्रांड होना बहुत जरूरी है। सब भी ब्रांड्स होना जरूरी है। अच्छा, क्या कोई ब्राइड की ऐसी फिलॉसफी भी रहती है? ऑफ कोर्स रहती ही होगी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो, कि क्या है उस दिन ब्राइड वाला दिन है, रेडी होना है, उसके बाद तो मुंह धो लेंगे क्या पैसे वेस्ट हो जाएंगे, 50,000 70,000 या जो भी आप चार्ज करते हैं डिफरेंट आर्टिस्ट। तो क्या ये फिलॉसफी रहती है उनकी? रहती है, बट
अभी पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। लाइक ब्राइड्स सिर्फ 3-4 घंटे, जितनी देर ब्राइड का मेकअप रहता है उतनी ही देर ब्राइड का आउटफिट भी रहता है, उतनी ही देर का फोटोशूट भी होता है, तो उसके लिए भी तो वो इतने लैक्स खर्च इन्वेस्ट करते हैं। लहंगे के लिए आजकल ब्राइड्स 4-5 लाख तो आराम से लैक्स में खर्च करती हैं। और फोटोग्राफर्स आप देख लो कितना चार्ज करते हैं आज के टाइम पे। और डेकोरेशन जो डेकोर कराते हैं वो कितना मैटर करता है, और कितने लैक्स में डेकोर होता है आजकल, जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं आजकल के। तो आई थिंक अभी काफी लोग अवेयर हो चुके हैं हमारी सिटीज में भी कि वो मेकअप को लेके भी पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खर्चने के लिए तैयार हैं। आजकल लोग अपडेटेड हैं कि हाँ, क्योंकि सबको ये होता है कि वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डे दोबारा लाइफ में नहीं आने वाला है। एक ही दिन की बात है वो, मतलब उन्होंने उतार देना है 5-6 घंटे बाद मेकअप, बट वो 5-6 घंटे फुल लाइफ टाइम की मेमोरी है, तो फिर वो इन्वेस्ट करना जायज समझते हैं उसके लिए। ग्रेट। तो आपकी कोई ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस किसी ब्राइड के साथ? वर्स्ट एक्सपीरियंसेस तो रहे हैं अभी लास्ट के 1-2 साल में, तो काफी अच्छे बड़े बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अभी तो रिसेंट में मैंने बताया ही था, एक ब्राइड थी, उन्होंने हमारे पास सबसे अच्छा मेरा सिग्नेचर पैकेज है, लग्जरी पैकेज, और उन्होंने हमें एडवांस पेमेंट, वैसे गलती मेरी है कि मैंने एडवांस पेमेंट इतना कम लिया उनसे, बट वो उस दिन आए, उन्होंने कहा कि मैं एडवांस पेमेंट 2000 समथिंग दूंगी। हमने लिया, बुकिंग करी और छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने प्री सर्विसेज सब ले ली, लग्जरी वाली हमसे, मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी ब्राइडल पैकेजेस में होता है, बॉडी पॉलिशिंग, नेल्स, ये वो सब कुछ कराया, हेयर का और बॉडी सर्विसेज, वैक्सिंग एंड ऑल। उसके बाद जिस दिन वेडिंग डे था उस दिन हम उनको कॉल करके पूछ रहे हैं कब आओगे कब आओगे, फोन ही नहीं उठा रहे वो हमारा। टेंशन में आ गए हम लोग तो। उनके 2 कॉन्टेक्ट नंबर थे, दोनों को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, दोनों कॉल ही नहीं उठा रहा कोई भी उस नंबर पे। और फिर मुझे रियलाइज भी बड़ी लेट हुआ कि मैंने उनकी एडवांस पेमेंट भी नहीं ली हुई, और आई थिंक 15K का उनका पैकेज था, सिर्फ प्री सर्विसेज का। मेकअप का अलग था, प्री सर्विसेज का अलग था, और उन्होंने सिर्फ प्री सर्विसेज के भी लिए ही नहीं, प्री सर्विस के भी पैसे नहीं लिए मैंने, और उन्होंने सब सर्विसेज ले ली और वेडिंग डे वाले दिन डिच कर दिया। और उसके बाद मेरे पास सिर्फ उनका नंबर था, नंबर से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने 1-2 बार ब्रदर के कॉल से, स्टाफ के कॉल से फोन किए, मुझे नहीं पता अभी क्या लॉजिक है उनका, कॉल ही नहीं उठाया उन्होंने, और मेरे पास एड्रेस है नहीं, तो अभी कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं है। काफी मैंने उनको बहुत मैसेजेस करे, 2-3 दिन लगातार कॉल्स पे कॉल्स किए, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कोई इंस्टा पेज हो? इंस्टा पे है ही नहीं वो, इंस्टा पे मेरे को इंस्टा ही नहीं पता उनका, हैंडल ही नहीं पता। सो ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है। हाँ, और भी 2-3 एक्सपीरियंस। पीक सीजन टाइम में स्टाफ का छोड़ के जाना, सबसे बुरा एक्सपीरियंस था वो मेरा। हेयर स्टाइलिस्ट, हाँ, हेयर स्टाइलिस्ट, मेन हेयर स्टाइलिस्ट थी जो वो पीक सीजन टाइम में रैंडम छोड़ के गई। बट उसके बाद मुझे रियलाइज हो गया कि ये सब तो इस जर्नी का हिस्सा है, ये सब चलता है यहाँ इस इंडस्ट्री में। बहुत मोस्ट कॉमन चीज है स्टाफ का छोड़ के जाना पीक सीजन में। अब मुझे रियलाइज हो गया, उस टाइम स्टार्टिंग था तो बड़ा लगा था मुझे कि ऐसे कैसे कोई जा सकता है रैंडमली, बिना कोई नोटिस दिए। अच्छा, कुछ भी नहीं बताया था उन्होंने? कुछ नहीं बताना, और रैंडमली एक दिन बोल देना कि मैं कल से नहीं आऊंगी। तो और आपका पूरा शेड्यूल पैक है फैब का, आपके पास पूरी बुकिंग स्लॉट भरे पड़े हैं, और आपको ऑन द स्पॉट ना, फैब में ना पीक सीजन होता है तो फैब में कोई और आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब जगह उस टाइम पे लग चुके होते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होता है हमारी इंडस्ट्री में। ये चीज बहुत कॉमन है, तो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो भी ऐसा पर्सन इस फिल्म में आने वाला है, सो ये सब चीज के लिए रेडी रहे। सो इसका एक ऐसा तोड़ बोल सकते हो कि क्या है कि शायद आपको हर चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये समझाती हूँ कि आपको खुद सारा काम आना चाहिए। मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, ड्रेपिंग, साड़ी ड्रेपिंग, दुपट्टा ड्रेपिंग, आपको सब कुछ आना चाहिए। थ्रेडिंग वगैरह, वैक्सिंग एंड ऑल, आपको सब कुछ आना चाहिए, तभी आप थोड़ा स्टेबल कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको सब कुछ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी डिच करके, छोड़ के, बीच में रैंडमली छोड़ के जा सकता है। तो आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप में कि मैं खुद संभाल लूंगी, कोई बात नहीं। एंड दिस इज द की टू सक्सेस इन दिस फील्ड। सो इसमें कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इस फील्ड में?
अगर आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो तो हम्म। कंपटीशन आपको लगेगा ही नहीं, और मुझे लगता है कंपटीशन और अपने आप का कंपैरिजन दूसरों से करना छोड़ देना चाहिए। वैसे ह्यूमन नेचर है, हम लोग नहीं छोड़ते, बिल्कुल क्विट नहीं हमें कर सकते हैं। कंपैरिजन करना ही है अपने काम को दूसरे के काम से, ये एक ह्यूमन नेचर है। और मुझे लगता है मैं भी कभी कभी करती हूँ ये चीज की कंपैरिजन, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको देखना भी पड़ता है आसपास क्या कि चल आपसे रहा है। अच्छा ज्यादा क्या कर रहे हैं हाँ, ताकि आप उनसे अच्छा कर सको। बट इतना भी मत घुसो दूसरों के काम में और उनकी चीजों में कि आप अपना ही करना भूल जाओ। राइट। तो मुझे लगता है बस आप देखो आसपास क्या चल रहा है, कैसा कंपटीशन, क्या रेट चल रहा है, कैसे चल रहा है, सिर्फ ये देखो बस, ज्यादा मत घुसो दूसरों के काम में। वो अपना हिसाब से कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से करते जाओ। सो पीक सीजन के टाइम पर आप अपना डे कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? बहुत कुछ तो नहीं सोचती मैं, बट हाँ, अगर मुझे पता है फुली पैक्ड डे है नेक्स्ट डे मेरा, तो मैं एक दिन पहले ही सब कुछ मैनेज करके चलती हूँ अपनी चीज़ों को। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है उस दिन। Okay. सब कुछ, सब टाइम मैनेजमेंट हम पहले ही क्लाइंट्स को भी डिस्कस कर देते हैं, बता देते हैं सब कुछ, और खुद का भी। तो पीक सीजन में यही है, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर देते हैं हम, 6:30, 7, 7:30 ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, और सबकी स्पेसिफिक टाइमिंग डिवाइड कर देते हैं उस हिसाब से। स्टाफ को भी सब कुछ पहले मैनेज करके चलते हैं कि आपको ऐसे ऐसे कल मैनेजमेंट करना है। तो आई थिंक बस यही है कि टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग कि कब कैसे क्या मैनेज करना। अगर टाइम आगे पीछे भी होता है तो कोई क्लाइंट लेट हो जाता है तो कैसे मैनेज करना, तो वो बस टाइम के साथ आ जाता है कि कैसे चीजें मैनेज करनी है। तो आपकी फील्ड में सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत इम्पोर्टेंट Okay. क्योंकि मेरा खुद, मैंने इतने साल अगर काम किया तो शायद वो सोशल मीडिया के थ्रू ही काम किया है। मेरे पास आज भी क्लाइंट्स दूर दूर से आते हैं सोशल मीडिया का काम देख के, इंस्टा का काम देख के। इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको एक्टिव रहना पड़ता है, अपना डेली का काम, कुछ स्टोरीज डेली पोस्ट करनी पड़ती है, ताकि सामने वाले को पता रहेगी कि अभी लेटेस्ट में क्या अपडेट्स चल रही हैं हमारे यहाँ पे। तो सोशल मीडिया तो आज के टाइम पे आई थिंक सोशल मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। तो सोशल मीडिया तो सबसे इम्पोर्टेंट, स्पेशली इन दिस फील्ड कि आपको अपना जो भी काम है वो दिखाना पड़ेगा, डिस्प्ले करना ही होगा। ट्रेंड के हिसाब से जो भी चल रहा है लेटेस्ट, आपको ट्रेंड में इन्वॉल्व होके सब कुछ अपडेटेड करके अपनी इंस्टा प्रोफाइल, गूगल पे हो गया अपना बिजनेस, और फेसबुक पे हो गया, सब जगह आपको अपडेटेड आपको रहना पड़ता है, तभी काम कर पाओगे। और अभी आई थिंक जो भी बड़े वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट हैं, पारुल गर्ग, यूवी घई, लीना भूषण, इन सब का आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू ही ये लोग इतना फेम, इतना मतलब वो चार्ज करते हैं कस्टमर से कि कस्टमर इजीली पे भी करता है लैक्स में उनको। तो वो सब सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है। सो कई बार ऐसा होता है कि हमारी हेल्थ इश्यूज या फिर फैमिली में कुछ इश्यूज कई बार हमारे प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, ये तो है कि हमारी पर्सनल लाइफ के इश्यूज कभी कभार, बट हमें वो इफेक्ट होने नहीं देना होता। जैसे पर्सनल लाइफ में हमारे घर पे कुछ भी चल रहा हो, वो सब कुछ छोड़ के आपको अपने काम पे आना होता है, एक फेस पे स्माइल रख के, क्योंकि जो सामने वाला क्लाइंट है वो आपका रोता हुआ चेहरा, रूड बिहेवियर नहीं देखना चाहता। हाँ, डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हम अपने क्लाइंट को, तो हमें एक हंसता हुआ पोलाइट सा चेहरा लेके यहाँ पे बैठना होता है, वो भी किसी भी फील्ड में आई थिंक। तो काम इफेक्ट नहीं करना होता अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, तो चलती रहती हैं चीजें फैमिली में, और अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ इशू हमेशा चलता रहता है और चलता रहेगा, बट उसको अपने काम पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। कि ये ना हो कि, क्योंकि मेरे साथ अभी हुआ था, एक स्टाफ थी, वो उसके घर में कुछ इश्यूज होते थे, वो आगे अपना गुस्सा क्लाइंट पे, तो वो क्लाइंट भी क्यों सुनेगा? क्लाइंट भी उल्टा जवाब देगा। वो पे कर रहा है और उसका कर रहा है, तो वो क्यों किसी की फ्रस्ट्रेशन सहेगा? ठीक है, तो फिर ऐसे कुछ सीन हो गया था स्टाफ के साथ और मेरे क्लाइंट के साथ। तो फिर मैंने बड़ी पोलाइटली जाके समझाया, क्योंकि वो मेरा क्लाइंट है, तो फिर मैंने अपने स्टाफ को भी समझाया कि आप अपने घर की इश्यूज को, फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पे नहीं निकाल सकते क्लाइंट पे। तो मुझे लगता है पर्सनल लाइफ को अलग और प्रोफेशनल जब आप काम पे हो तो आपको एक स्माइल के साथ अच्छे से काम करना है। ऐश्वर्या शायद इस चीज़ के लिए आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई पर
जो भी चीज़ हुई, इनका इफेक्ट इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर नहीं आने दिया, इवन दो इट वाज पीक सीजन, और इवन दो जो फैमिली में कुछ हुआ तो वो भी बहुत बड़ा था इनके लिए। सो वो कहीं पर भी आपने 1% भी झलकने नहीं दिया शायद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और शायद ये सबसे बड़ी चीज़ें आपके स्टूडेंट्स को या जो भी आपके क्लाइंट्स हैं वो सीखने को मिलती हैं आपसे। सो एक ऐसी की एडवाइस स्पेशली उन यंगस्टर्स को, चाहे वो फीमेल है या मेल है, जो इस फील्ड में आने वाले हैं, उनको क्या देना चाहे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि पेशेंस रखो। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, सिर्फ इसी फील्ड के लिए नहीं, किसी भी फील्ड में जाते हो, आपको पेशेंस रखना है, आपको काम करना है, हार्ड वर्क करना है, एक प्रोफेशनलिज्म बना के रखना है। Okay. और पैशन होना चाहिए जिस भी फील्ड में जा रहे हो, चाहे मेकअप में जा रहे हो या किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आपको उस काम को लेके पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही जगह रुक जाना है। आप अगर मेकअप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपको लर्निंग वाली चीज़ होनी चाहिए कि मुझे हर साल कुछ ना कुछ नया सीखना है। जो हमारे ऊपर जो लोग हैं जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया लाइफ में, उन्होंने कैसे किया, ये सीखने की शक्ति, पावर होनी चाहिए। और क्लाइंट्स को सुनने के लिए पेशेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ टेक्निकल स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, सब कुछ अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग स्किल्स में आता है कि आप अपना काम कैसे प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले को। टेक्निकल स्किल्स में ये आता है कि आपकी नॉलेज, आप किसी के फेस को देख के उसको कैसा मेकअप लुक दे रहे हो, वो वाली नॉलेज होनी चाहिए कि किसी के फेस टेक्सचर हो गया, कलर कॉम्प्लेक्शन हो गया, आईज होगी, हुडेड आईज, जैसे अलग अलग टाइप की आईज होती हैं, तो किस पे आपको कैसे मेकअप देना है, टेक्निकल चीज वो आपको आनी चाहिए। नॉलेज आपको फुल होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे कस्टमर ऑलरेडी बहुत सबको नॉलेज है इसके बारे में, तो आपको कस्टमर से एक कदम आगे ही रहना पड़ेगा। तो आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। तो आप जितनी ज्यादा नॉलेज जहां से भी ग्रैब कर सकते हो, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस ग्रैब कर सकते हो, उतना करो। उसके बाद आप आगे बढ़ो, और वही है, पेशेंस रखो, सब कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छा रहा आपके साथ पॉडकास्ट ऐश्वर्या। आपने जो भी बोला कि टू द पॉइंट बोला, और बहुत जेन्युइन बातें बताई, ग्राउंड रियलिटी बताई, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट की स्किल से रिलेटेड है, ब्राइड्स के साथ कैसे डील करना है इससे रिलेटेड है, कैसे इस फील्ड में अपडेटेड रहना है इससे रिलेटेड है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर पॉडकास्ट। थैंक यू।